अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ख़ास तौर पे स्पेशल सीरीज़ दास्तान में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आपको हमारी दास्तान सीरीज़ पसंद आ रही है, हमें बेहद खुशी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ दास्तान का नया एपिसोड। आज सनीचर है, वादे के मुताबिक हम सनीचर को फिर से हाजिर हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले फिर आपसे वही गुजारिश जो बार बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ, कई बार करता हूँ, लेकिन आप वो काम नहीं करते। अरे भाई करिए उस काम को। वो काम प्यारा प्यारा काम है, छोटा सा काम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो लाइक भी कर दें, और ज़्यादा अगर पसंद आता है तो आप शेयर भी कर दें। सूचना के हर माध्यम से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दास्तान फिर से ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेगमात के आंसू से। दरअसल ये कहानी शहर बम्बई से। बम्बई शहर जिसे आप जानते हैं फ़िलहाल में मुंबई कहा जाता है, भारत की धड़कन। भिंडी बाज़ार का इलाका, जहाँ पर आप देखते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पर मुगल होटल के सामने वाली फुटपाथ पर आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फुटपाथ आपको नज़र आएंगे। उसी तरीके से बम्बई के भिंडी बाज़ार में मुगल होटल के बराबर वाले फुटपाथ पर एक बुढ़ा जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था। आने जाने वालों ने पहले ख्याल किया कि कोई थका हुआ मुसाफिर है जो अब तक सोता है। जो भिंडी बाज़ार की इन पटरियों पर जिन पर पैदल का रास्ता है, सुबह के वक्त सैकड़ों परदेसी मुसाफिर जिनको मकान भी मैसर नहीं थे, वो इसी तरीके से सोया करते थे। आज भी मुंबई में इस तरीके के लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जब 10 बज चुके और बुढ़ा बेदार ना हुआ तो पहरे वाले सिपाही ने करीब आकर देखा। बुढ़ा बहुत कमज़ोर था, चुग्गी दाढ़ी थी, भौं तक के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखें अंदर को धसी हुई, बदन पर एक मैला कुर्ता जिसमें कई पेबंद, टांगों में गाढ़े का पाजामा था। सिपाही ने पहले जगाना चाहा, जब वो न जागा तो करीब आकर गौर से इसकी सूरत देखी और बोला, ये तो शायद मर गया है। 2-3 राहगीर जो थे उन्होंने भी झुककर बुढ़े को करवट दी। इसका चेहरा देखा तो मालूम हुआ सांस आ रही है, मगर किसी वजह से ये बेहोश है। सिपाही ने एक विक्टोरिया गाड़ी वाले को आवाज़ दी और बुढ़े को उठाकर इसमें लादा और वो बगल में ही आज भी है जे हॉस्पिटल, वहाँ पर लेकर गया। डॉक्टर जो था वो पारसी था। पारसी डॉक्टर ने बुढ़े को देखकर कहा कि इसको किसी ने कुछ खिला दिया है, जहर असर कर चुका है, अब इसका इलाज मुश्किल है। फिर भी इसने कोशिश शुरू की। थोड़ी देर के बाद बुढ़े को होश आया और इसने कहा, बेटी तू कहाँ चली गई, बेटी तू कहाँ चली गई, बेटी तू कहाँ चली गई। बुढ़े की आवाज़ इस कदर नातवा थी, इस कदर धीमी थी कि कंपाउंडर के सिवा किसी ने ना सुनी। इसलिए इसने कहा, अरे तू अब अस्पताल में है, तेरी बेटी यहाँ नहीं है। बुढ़े ने फिर मरी हुई धीमी आवाज़ में कहा, मैं 7 वक्त से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। मेरी बेटी ने कई दिन से खबर नहीं ली, वो मुझको रोटी खिलाया करती थी, खबर नहीं वो कहाँ चली गई। कंपाउंडर ने डॉक्टर से ये हाल कहा। डॉक्टर ने शोरबा तजवीज़ किया कि शोरबा इनको दिया जाए, या सूप आप समझ लीजिए, सूप इनको दिया जाए, जो थोड़ा थोड़ा करके इसको पिलाया गया। जब बुढ़े में ज़रा जान आई तो पुलिस वालों ने इसके इजहार के लिए, क्योंकि थाने का मुहर्रिर इसके बेहोशी में एक फेरा लगाकर चला गया था, जब इसको खबर हुई कि बुढ़े को होश आ गया है तो फिर आया और इसके हालात दरियाफ्त करने लगा। बुढ़े ने कहा, मैं 4 महीने से बम्बई में रहता हूँ, मेरा कोई मकान नहीं है, सड़कों पर गुजारा कर लेता हूँ। मेरी एक बेटी है, पकाने की नौकरी करती है। वो खेत बाड़ी, जिसे आजकल खेतवाड़ी कहा जाता है, खेत बाड़ी में एक तवाइफ के यहाँ नौकरी करती थी और सुबह शाम को मुझे अपने हिस्से का खाने में से आधा खाना सड़क पर आकर दे जाती थी। मगर 4 दिन से वो नहीं आई है। जिस मकान पर वो नौकर थी मैं वहाँ भी गया और रंडी से इसका हाल दरियाफ्त किया। इसने कहा, वो तो 10 दिन हुए हमारी नौकरी छोड़कर कहीं चली गई है। ये सुनकर मैंने इसको कई जगह ढूंढा, मगर वो कहीं ना मिली। जब 6 वक्त का फाका हो चुका, मुझ में चलने की भी ताकत न रही, तो मैं भिंडी बाज़ार की सड़क पर रात को लेटा रहा और बेहोश हो गया। थाने के मुहर्रिर ने पूछा, तो तुम भीख मांगते थे, फिर क्यों भूखे रहे? बम्बई शहर में भीख मांगने वाले BA पास लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। बुढ़े ने मुहर्रिर की ये बात सुनी तो उसको
इस कदर तैश आया कि आंखें हलकों से उबल पड़ी और उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ हलक से बहुत ज़ोर के साथ बाहर निकाल कर कहा, बस जनाब, चुपके रहिए, ज़्यादा बकवास ना कीजिए। शायद आपने अपने बाबा के साथ मुझको भीख मांगते देखा होगा। मुहर्रिर को एक शिकस्ता हाल कंगले की ये बात तीर की तरह लगी और उसने बुढ़े को 4 तमाचे जड़ जड़ के गाल पर रसीद कर दिए। बुढ़ा चित होकर फौरन गिर पड़ा, उठा और डॉक्टर साहब का रोल जो मेज़ पर रखा हुआ था हाथ में लिया और कस के एक वार करके मुहर्रिर का सर फोड़ दिया और मुहर्रिर जो था गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और चारों तरफ खून की फुहारें फट पड़ी। लोगों ने बुढ़े को पकड़ लिया, अगर पकड़ते ना तो बुढ़ा दूसरा भी रोल जमाने के फिराक में था। डॉक्टर ने मुहर्रिर को ड्रेसिंग रूम में ले जाकर इसके ज़ख्मों को धोया, दवाई लगाई, पट्टी की। सिपाही बुढ़े को लेकर थाने में पहुंच चुके थे। यूरोपियन इंस्पेक्टर था, अंग्रेज़ था, मौजूद था। जब इसने बुढ़े के हालात सुने तो इसको भी बहुत गुस्सा आया, मगर उसने कहा, मुहर्रिर के बयान तक इसको हवालात में रखो, उसके बाद इसकी ठुकाई करते हैं। शोरबा पीकर बुढ़ा बहुत ताकतवर हो चुका था, बहुत तेज़ हो चुका था। हवालात से लगातार मुहर्रिर को गालियां बक रहा था, बुरा भला कह रहा था। जख्म पर पट्टी बांधे हुए मुहर्रिर थाने में आया और इंस्पेक्टर को वाक़यात की सारी रिपोर्ट सुनाई। उसने बुढ़े को हवालात से निकालकर फिर इसके बयानात लिखना शुरू किए। बुढ़े ने कहा, मैं बयान उस वक्त दूंगा कि पहले आपके मुहर्रिर साहब मुझसे माफ़ी मांगे। उन्होंने मुझे इज़्ज़तदार को भीख मंगा क्यों कहा। मुहर्रिर ने कहा, क्यों? बकता है बड़ा इज़्ज़तदार आया कहीं से, खुद तो कहता है कि मेरी बेटी रंडी के यहाँ नौकरी करती है और अब इज़्ज़तदार बनता है। तो भीख मंगा नहीं है तो कोई ठग या ज़रूर डाकू है। बुढ़े के ऊपर फिर गुस्से की लहर तारी हो गई और करीब था कि वो मुहर्रिर पर दोबारा हमला करता, लेकिन सिपाहियों ने इसको पकड़ लिया और इंस्पेक्टर ने बुढ़े को धमकाया कि खबरदार, अपनी जगह खड़े रहो वरना अच्छा ना होगा। बुढ़े ने कहा, तो क्या एक शरीफ आदमी को गालियां दिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं? शहंशाह दिल्ली का खून हूँ तो हरगिज़ किसी की गाली ना सुनूंगा, अपनी जान इसकी जान में एक कर दूंगा। शहंशाह का दिल्ली का खून सुन कर, ये लफ्ज़ सुनकर इंस्पेक्टर साहब को हंसी आ गई। उसने मुहर्रिर से कहा, ये तू किस पागल को यहाँ पकड़ ले आया? इसको बकने दे, जो बकता है बकने दे। इसके बाद इंस्पेक्टर ने बुढ़े से सवालात करने शुरू किए। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? बुढ़े ने जवाब दिया, वो 20 साल की है, मगर वो मेरी सगी बेटी नहीं है। मैंने इसको पाला है, मैंने इसकी शादी कर दी थी, मगर इसका खाविंद इन्फ्लुएंजा की वबा में मर चुका। वो आदम जी पीर भाई के कारखाने में नौकर था। मेरी लड़की ने भोपाल में खबर सुनी तो वो उसको देखने बम्बई आ गई। मैं भी इसके हमरा आया, यहाँ आकर वापस का खर्च पास ना था, इसलिए 4 महीने से हम बम्बई में ही हैं। मेरी बेटी नौकरी करती है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम भोपाल में क्या काम करते थे? बुढ़ा बोला, मैं एक अमीर के दरवाजे पर चौकीदार था। मेरी लड़की इसी अमीर की छोकरी थी, मैंने इसको बेटी बना लिया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, शहंशाह दिल्ली का खून तुम्हारे अंदर के दिन से आया? क्योंकि अभी तुम कहते थे कि मैं शहंशाह दिल्ली का खून हूँ। एक टके का चौकीदार ये क्या दावा कैसे कर सकता है कि वो शहंशाह दिल्ली का खून है? बुढ़े ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, जब से तुम यहाँ आए मैं चौकीदार बन गया, वरना तुम्हारे आने से पहले मैं शहजादा था। इंस्पेक्टर बुढ़े के मुस्कुराने से बिगड़ा और उसने कहा, मेरे आने से पहले अगर तुम शहजादे थे, इतनी जल्दी चौकीदार कैसे बन गए? मेरे सामने पागलपने की बातें ना करो, मैं तुम्हारी हकीकत को जानता हूँ, तुम बड़े होशियार बदमाश हो। बुढ़े ने बात सुनी तो फिर इसके चेहरे का रंग बदला, मगर इसने बहुत ज़ब्त के साथ जवाब दिया, जी हाँ, आप मेरी हकीकत से वाकिफ़ हैं, मैं आपकी हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैंने इब्राहिम लोदी का घर लूटा था, इस वास्ते मैं बदमाश हूँ। आपने मेरा घर लूटा, लिहाजा आप भी बदमाश हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से बेताब हो गया, मगर इसने अपने मिजाज को काबू में रख कर कहा, तुम्हारे घर में कितना सोना चांदी था जिसको मैंने लूट लिया? बुढ़े ने जवाब दिया, जितना सोना चांदी बाबर और हुमायूं ने इब्राहिम लोदी के घर से लूटा था, वो सब आपके कब्जे में है। इंस्पेक्टर ने कहा, तो क्या तुम बाबर की औलाद हो? बुढ़ा बोला, हाँ, मैं बाबर की औलाद था, मगर अब चौकीदार हूँ नहीं, बल्कि आपका कैदी हूँ। इंस्पेक्टर ने इसके बाद कुछ ना कहा और हुक्म दिया कि इसको हवालात में ले जाओ। यार, बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, सर पका रहा है। बम्बई में मुगलिया ख़ानदान के एक शहजादे रहते थे, गेरुआ लिबास पहनते थे, तलवार भी लगाते थे, अंग्रेज़ी हुक्काम से भी इनका मिलना जुलना था।
इंस्पेक्टर साहब ने इनको बुलाया और कहा, एक शख्स दावा करता है कि मैं दिल्ली के शाही ख़ानदान से हूँ, क्या तुम इसको पहचान सकते हो? क्योंकि तुमको भी ये दावा है कि तुम शहजादा दार बख्त इब्न बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे हो। ये शख्स हवालात के करीब आ गया और बुढ़ा चौकीदार को देखकर बोला, ये झूठा है, ये शहजादा नहीं है। हवालात के अंदर से बुढ़े ने कहा, नहीं, बल्कि तुम शहजादे नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम अय्यार हो। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम किस दलील से कहते हो कि ये झूठा है? ये हवालात वाला बुढ़ा झूठा है, दिल्ली के शाही ख़ानदान से नहीं है। वो बोला, दलील कुछ नहीं है, मैं अपने ख़ानदान के सब लोगों को जानता हूँ। हवालात के अंदर से बुढ़ा बोला, मैं तुमसे ज़्यादा उम्र में हूँ और मैं अपने ख़ानदान का हाल तुमसे ज़्यादा मालूम है और बता सकता हूँ। बताओ, जब बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ्तार होकर रंगून गए तो उनके हमरा कौन कौन गया था? बम्बई वाले शहजादे ने कहा, जवां बख्त और मैं और जीनत महल, और बहादुर शाह एक टमटम में और जीनत महल दूसरे में। जवां बख्त और मैं मंजिल ब मंजिल कलकत्ता गए। वहाँ वाजिद अली शाह ने मोतियों का थाल हमारे लिए अंदर भेजा, मगर अंग्रेज़ों ने इसको पेश ना होने दिया। कलकत्ता से हम रंगून गए और बहादुर शाह की रहलत के बाद बम्बई चले आए। हवालाती बुड्ढे ने हंसकर कहा, झूठ है, एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। बादशाह और जीनत महल टमटम में थे। दिल्ली का बच्चा को मालूम है कि दोनों पालकी में थे, टमटम में नहीं थे, जैसा कि तुम कह रहे हो। एक पालकी में जवां बख्त और जीनत महल थे, दूसरे में ताजमहल थी, तीसरी में खुद बादशाह थे। इनके सिवा कोई शख्स इनके हमरा ना था। बम्बई वाला शहजादा कुछ घबरा सा गया, क्योंकि इसने फर्जी दास्तान अपने शहजादे होने की बम्बई में मशहूर कर रखी थी और लोगों से खूब इज्जत पाता था। इस बिना पर बुढ़ा हवालाती ने और भी चंद सवाल किए, मगर किसी का भी ठीक से बम्बई वाला शहजादा, फर्जी शहजादा जो था, वो जवाब नहीं दे सका। इंस्पेक्टर खड़ा हुआ बातें सुन रहा था। इसको यकीन हुआ कि हवालाती बुढ़ा सच्चा है, इसलिए इसने इनको हवालात से निकाल लिया और सामने की कुर्सी पर बैठकर हालात दरियाफ्त करने लगा। गदर से अब तक इस पर क्या गुजरे? हवालाती बुढ़े ने कहा, मैं खिज़र सुल्तान का बेटा हूँ, जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे, जिनको गदर के बाद गोली से कत्ल कर दिया गया। गदर में मेरी उम्र 18 साल की थी। गदर के ज़माने में मुझे पेचिश हो रही थी। 4 महीने लगातार बीमार रहा। जिस दिन मेरे वालिद गिरफ्तार हुए, मैं हुमायूं के मकबरे में था। शाम को जब खबर आई कि मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान वगैरह कत्ल कर दिए गए हैं, वालदा मुझको और मेरी छोटी बहन को लेकर फरीदाबाद की तरफ रवाना हुई, क्योंकि वहाँ हमारे 2 नौकरों का घर था। जब हमारी बैलगाड़ी बदरपुर पहुंची तो मेजर हटसन और मिर्ज़ा इलाही बख्श ने सवार लाकर हमको घेर लिया, गाड़ी की तलाशी ली और मुझको गिरफ्तार कर लिया। मेरी सूरत मुर्दों की सी हो गई थी, खून के दस्त आते थे। वालदा ने रो रो कर कहा, ये बहुत बीमार है, इसका कुछ कसूर नहीं है, ये तो 4 महीने से घर में पड़ा हुआ है। हटसन साहब ने कहा, मगर इसके बाप ने अंग्रेज़ों के बच्चों और औरतों को कत्ल कराया था। हम इसको कैद करके तहकीकात करेंगे, अगर ये बेगुनाह हुआ तो इसको छोड़ देंगे, वरना इसको भी कत्ल कर देंगे। मेरी बहन मुझसे बहुत मानूस थी। उसने मुझको गिरफ्तार होता देखा तो रोती हुई दौड़ी और मुझको चिमट गई। साहब ने इसको ज़बरदस्ती हटा दिया और मुझको एक सवार के पीछे बैठाकर दिल्ली के कैंप में लेकर गए। मैं वालदा और बहन से जुदा हुआ तो वो दोनों ज़ारे कतार खड़ी होकर रो रही थी। वालदा ने रोते रोते इतना कहा, बेटा जान से बच गए तो जल्दी सूरत दिखाना, जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। तहकीकात के ज़माने में मुझको समंदर खां पंजाबी सिपाही के पास रखा गया था, जो बड़ा जालिम था। मैं पेशिश के सबब घड़ी दर घड़ी पाखाना जाता था। जब फारिग होकर आता था तो वो कहता था, जाओ इसको अपने हाथ से साफ़ करो। पहली दफ़ा मैंने इनकार किया तो उसने 2-3 तमाचे मुझे मारे। कमज़ोरी के सबब मुझे गश आ गया और तमाम रात बुखार भी चढ़ा रहा। इस हालत में पाखाना जाता था, चक्कर आते गिर पड़ता था, मगर मजबूरन पाखाने को हर दफ़ा साफ़ करके बाहर डालने जाता था। एक दफ़ा मैंने कहा, जंगल को मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि साफ़ करने की तकलीफ़ से मैं बच जाऊं। तो इस जालिम ने कहा, शायद तेरा भागने का इरादा है, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो, तुम जंगल में बिल्कुल नहीं जा सकते। खाने को बहुत ख़राब ग़िज़ा मिलती थी, जिससे पेचिश बढ़ जाती थी। 4 दिन के बाद मुझको बड़े अंग्रेज़ के सामने पेश किया गया। गामी खान एक मुखबिर था। दरअसल उसने बयान दिया कि ये लड़का अपने बाप मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान के साथ पहाड़ी पर लड़ने जाता था और लाल किले पर जो अंग्रेज़ों के बच्चे और औरतें कत्ल किए गए थे, इस वक्त भी ये मौजूद था। और इसने ज़नाना महल से बाहर आकर कहा था कि बादशाह ने इन लोगों के कत्ल का हुक्म दे दिया है। बड़े साहब ने ये गवाही सुनकर मेरी फांसी का हुक्म दे दिया।
میں نے کہا اس گواہ سے یہ تو پوچھیے کہ پہاڑی پر باغی فوج کے ساتھ جاتے ہوئے یا لال قلعہ میں زنانہ محل سے باہر آتے ہوئے اس نے خود مجھ کو دیکھا تھا یا سنی سنائی کہتا ہے؟ گامی خان نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا جس روز ڈگلس صاحب قلعہ دار مارے گئے ہیں تم کہاں تھے؟ گامی خان کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر کے بعد کہا میں اس روز اپنے گھر میں تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم خود وہاں باغیوں کے ساتھ موجود تھے اور تم نے ہی باغیوں کو ڈگلس صاحب کے قتل پر ابھارا تھا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا کیونکہ والدہ نے پیشش کے علاج کے لیے ڈگلس صاحب کے مہمان ڈاکٹر صاحب کے پاس مجھ کو بھیجا تھا۔ تم نے صاحب اور میم صاحب اور مہمانوں کے قتل کے بعد چاندی کا ایک گلدان اٹھا لیا تھا اور صاحب کی گھڑی بھی ہاتھ سے تم نے نکال لی تھی۔ گامی خان نے کہا جھوٹے ہو، میں وہاں نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی کہ بڑے صاحب کو کچھ شبہ ہوا اور انہوں نے حکم دیا کہ گامی خان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ اس وقت دوڑ بھیجی گئی اور کچھ دیر کے بعد گھڑی اور گلدان لیے ہوئے سپاہی واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ 1000 روپیے کا اور بھی قیمتی سامان اس کے گھر سے نکلا۔ صاحب نے یہ دیکھ کر گامی خان کو پھانسی کا حکم دیا اور مجھ کو رہا کر دیا۔ کیسے چھوٹ کر میں فریدہ آباد آ گیا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والدہ اور بہن یہاں نہیں ہے۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ چند روز فرید آباد میں ٹھہرا رہا۔ جب تندرستی تھوڑی ٹھیک ہوئی تو منزل بمنزل پیدل چل کر بھوپال آ گیا، کیونکہ یہاں میرے والد کے دوستوں میں ایک امیر رہتے تھے۔ بھوپال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان امیر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وارثوں نے بہت بے توجہی برتی۔ آخر میں ایک دوسرے امیر کے ہاں چوکیدار میں نوکر ہو گیا اور تمام زندگی اسی جگہ گزار دی۔ انسپکٹر کو آخر بڈھے کی بات پر یقین آ گیا کہ بڈھا جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا محرر کو بلا کر انسپکٹر نے کہا کہ تم فوراً ان سے معافی مانگو، یہ عزت دار شخص ہیں۔ محرر نے بڈھے سے معافی مانگی اور عزت سے ان کو کرسی پر ایک بیٹھایا گیا۔ اس کے بعد انسپکٹر نے سارے پولیس عملے کو بلایا اور کہا کہ ان کی بیٹی کی تلاش کی جائے۔ لہٰذا پولیس ایک دم مستعدی سے تلاش میں چھٹ گئی اور پتہ لگا کہ ایک بدماش نے اس بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے اور اس سے وہ جبراً بازارو پیشہ کروانا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا بیٹی کو بھی آزاد کروا کر پولیس تھانے لے آئی۔ 4 دن کا وقت گزرا۔ 4 دن کے بیچ میں انسپکٹر صاحب نے ہی سارا کھانے پینے کا خرچ اٹھایا۔ اس کے بعد اپنے جیب سے ٹکٹ کا خرچ دیا، بھوپال کا ٹکٹ نکلوایا اور انہیں روانہ کیا۔ چلتے چلتے بڈھے نے انسپکٹر سے میں شہزادہ ہوں، میں جب شہزادہ تھا تو آپ ڈاکو تھے، آپ نے ہمیں لوٹا، آج آپ شہزادے ہیں اور میں ایک چوکیدار ہوں۔ یہ کہہ کر بڈھا ریلوے اسٹیشن پہنچ کر بھوپال کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ؟ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔